बहुत ही मस्त विषय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और यूँ कहिए कि आज हमने विषय चुना है स्मार्ट स्टडी कैसे करें। बहुत ही मस्त विषय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और यूँ कहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है और जीवन में उतारने लायक विषय है। केवल पढ़ाई नहीं, हर जगह स्मार्ट वर्क की आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए जितना हार्ड वर्क आवश्यक है, उतना ही स्मार्ट वर्क भी आवश्यक है। तो कठोर मेहनत करना और थोड़ा सा समझदारी से काम करना, ये दोनों चीजें अगर एक प्रकार से मिला दी जाए तो व्यक्ति पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। इसलिए स्मार्ट वर्क की महत्ता को हम कभी कम नहीं आंक सकते। अब देखो, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में मैं थोड़ा एक डिफरेंस, थोड़ा सा तरीका बताता हूं। हार्ड वर्क का मतलब ये होता है कि आप 10-10, 12-12 घंटे कंटिन्यू कई साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल कंटिन्यू 2-3 साल पढ़ते रहो। ये हार्ड वर्क है और आपने कई ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे जो निरंतर मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। तब हौसला टूट जाता है, आसपास वाले लोगों का भी मोरल डाउन हो जाता है कि यार जब वो इतना पढ़ रहा है फिर उसको वो पास क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल वो हार्ड वर्क तो खूब कर रहा है, कुछ ना कुछ कमी है जो उसको स्मार्ट वर्क से दूर कर रही है। हार्ड वर्क हम भारतीय करते हैं, हम लोगों की बहुत क्षमता है हार्ड वर्क करने की, लेकिन कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते। आपने ये शब्द बहुत जगह सुना है, कई बार हम भी सुनते थे कि आईएएस में आईआईटीएंस वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। और आर्ट्स वाले के कम सिलेक्टेड होते हैं, क्यों कम सिलेक्शन होता है? क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी नहीं करते, केवल हार्ड वर्क ही करते हैं। ऐसा हम बहुत सुनते आए हैं और आज आप भी सुनते होंगे। तो दरअसल हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। स्मार्ट वर्क किया कैसे जाता है? देखो, स्मार्ट वर्क की कोई ऐसी परिभाषा गढ़ी हुई नहीं है कि स्मार्ट वर्क ये होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि हमें पढ़ना क्या है, हमें छोड़ना क्या है, जो पढ़ना वो कैसे पढ़ना है, कितनी मात्रा में पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें जो होती है वो स्मार्ट वर्क होता है। आप देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कोई 2 स्टूडेंट है, आपने भी कई ऐसे एग्जांपल देखे होंगे। एक हंसते हंसते परीक्षा पास कर लेता है और दूसरा कई महीनों तक मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाता और कई एग्जाम्स में फेल हो जाता है। कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क का यहाँ पे योगदान है। तो यह स्मार्ट वर्क होता क्या? मैं इस पूरी बात को 4-5 बिंदुओं में डिवाइड करके समझा रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। सबसे पहली चीज, जब भी किसी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करते हो तो ध्यान ये रखो कि आपका टारगेट एट लास्ट एक आधी वैकेंसी पे होना चाहिए। बहुत ज्यादा वैकेंसी के चक्कर में मत पड़ो। आपको अगर फर्स्ट ग्रेड की करनी है ना तो फर्स्ट ग्रेड की ही करो। आपको अगर आरएएस की करनी है तो आरएएस की करिए। पटवारी की कर रहे हैं तो पटवारी की करिए। आप अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए। अगर आप डाइवर्ट कर लोगे तो आप किसी भी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य फिक्स कर लो कि इस एग्जाम की तैयारी करनी है। कुछ स्टूडेंट मेरे को कहते हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड की डायरेक्ट कैसे करें? पहले रीट की कर लेते हैं, पहले रीट हो जाएगा उसके बाद फर्स्ट ग्रेड की करेंगे। क्यों? रीट का कंपटीशन कम है। देखो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि रीट की करने के बाद ही फर्स्ट ग्रेड की होगी। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए रीट में जाना जरूरी है। मैं आपको हजारों एग्जांपल दे दूं जो बच्चे फर्स्ट रीट में नहीं हुए या दिया ही नहीं, डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड हो गए। हमारे साथ कई कॉलेज में प्रोफेसर आए जिन्होंने बीएड ही नहीं करा, डायरेक्ट प्रोफेसर बने। मैं खुद रीट की एग्जाम नहीं दी, मैं खुद सीधा सेकंड ग्रेड बना था। तो ऐसे हजारों एग्जांपल है। आप अपनी क्षमता पहचानिए और आपको लगता है कि इस एग्जाम को मैं क्रैक कर सकता हूं, आप किसी से सलाह मत लीजिए फालतू की। लोग यही कहेंगे कि नहीं यार फर्स्ट ग्रेड में कंपटीशन है, 3000 पोस्ट है, ये है वो है, हजारों तर्क दे देंगे आपको रास्ता भटकाने के लिए। इसलिए आप सबसे पहले तो स्मार्ट वर्क के लिए सबसे पहली जो आवश्यक चीज होती है वो होती है एक तय टारगेट होना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है उस टारगेट आपने ठान लिया ना तो आपके अंदर मादा होना चाहिए उसको पूरा करने का। देखो, व्यक्ति में बहुत क्षमता होती है, हम ऐसे कमजोर नहीं होते। जैसे मैं कभी ऐसे ठान लेता हूं ना कि मुझे करना है तो फिर पीछे नहीं हटता हूं, फिर कुछ भी हो जाए, किसी हद तक गुजरना पड़ेगा, गुजर जाएंगे, लेकिन करना है मतलब फिर करना है। तो ऐसी किसी भर्ती पर एक प्रण ले लो कि करना है मतलब करना है और उस वैकेंसी को टारगेट में ले लो। आप एक निशाने पे लेता है, आर्मी का जवान कैसे शॉट लेता है निशाने पर और वो टारगेट को हिट कर जाता है, एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार कर जाता है। उसी तरह से एक वैकेंसी को टारगेट कीजिए, सबसे पहला नियम। दूसरा नियम, अब जिस वैकेंसी को आपने टारगेट किया है उस वैकेंसी के पिछले 5-10 सालों के जितने भी पेपर हुए हैं उनको लाइए आप और उस पेपर का एक डीप एनालिसिस करिए। डीप एनालिसिस का क्या मतलब है कि इस पेपर में पॉलिटी कितनी पूछी जा रही है, हिस्ट्री कितनी पूछी जा रही है, मैथ कितनी पूछी जा रही है, इकोनॉमी कितनी पूछी जा रही है। ऐसा एक विभाजन कीजिए, हर पार्ट को देखिए। उसके बाद में देखिए कि पॉलिटी में मोस्टली कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 10 साल के अंदर जो पेपर हुए हैं उसके टॉपिक लिख लीजिए। जैसे वित्त आयोग से सवाल आ रहा है, हर बार वित्त आयोग लिख लीजिए। राष्ट्रपति से आ रहा है, राष्ट्रपति लिख लीजिए। अब देखो, आप पॉलिटी तैयार, अब आपकी टॉपिक लिस्ट भी तैयार होगी, कौन से टॉपिक से क्या ट्रेंड रह रहा है ये आपको पता चल गया। सिलेबस का एक एक पार्ट रख लीजिए कि सिलेबस के अंदर है क्या क्या, क्योंकि किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए टारगेट तय होना चाहिए, सिलेबस का एक एक बिंदु याद होना चाहिए। आप किसी की बारात में भी गए हैं, वहां पे भी आपने कोई नई चीज पकड़ी कि ये मेरे पाठ्यक्रम के लायक है, तो आपको पाठ्यक्रम याद होगा तो आप वो चीज वहां से तय कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। तो सिलेबस की एक एक लाइन याद कर लो कि सिलेबस के अंदर है क्या। मुझे आज भी पता है कि सेकंड ग्रेड के फिलॉसफी में क्या है, सेकंड ग्रेड के सोशियोलॉजी में क्या है, सेकंड ग्रेड की इकोनॉमिक्स में क्या है। एक एक चैप्टर में आपको बता सकता हूं, फर्स्ट ग्रेड का बता सकता हूं, मैं पटवारी का बता सकता हूं। मुझे जितनी भी मैंने एग्जाम दिए या जिन एग्जाम्स में मैंने पढ़ाया, मुझे एक एक एग्जाम का पाठ्यक्रम की एक एक पंक्ति याद है।